Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is the struggle for स्वराज, जिसमें कि 1919 से 1939 तक के जितने भी इवेंट्स हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अभी तक हम ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857, चार्टर्स एंड एक्ट्स एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीडम मूवमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था दैट इज़ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो पार्ट 1 जो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है जिसमें 1858 से 1919 तक के इवेंट्स को हमने डिस्कस किया वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर स्वराज जिसमें 1919 से 1939 तक के इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अभी तक 1919 तक जो भी इवेंट्स हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले क्या एटमॉस्फेयर था कंट्री में, क्या बैकग्राउंड था उस टाइम पर जिसकी वजह से इन मूवमेंट्स को स्टार्ट करना पड़ा। तो पहले तो हम यही जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक हुआ था और उसके बाद पोस्ट वॉर पीरियड में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। पूरी कंट्री पॉवर्टी में डूबी हुई थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी कॉमोडिटीज़ थी उनके प्राइसेस को राइज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गया। क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन थी दे वर ऑल इन्वॉल्व इन वॉर, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया और प्रोडक्शन कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो गई जिसकी वजह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। साथ में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा स्पेंड किया था वॉर में, तो उस सारे पैसे को रिकवर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस को भी बढ़ा दिया इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज हो गए। तो ये सारे जो मेजर्स ब्रिटिशर्स ने लिए थे इसकी वजह से जितनी भी सेक्शंस थे इंडिया में, जितनी भी क्लासेस थी, दे ऑल सफर्ड एंड दिस स्ट्रेंथन द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड इन इंडियंस। और उसी टाइम पर राउलेट एक्ट को भी इम्पोज किया गया था। तो राउलेट एक्ट में किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जा सकता था बिना ट्रायल के और इंडियंस कैन नॉट इवन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उस टाइम पर पंजाब में मार्शल लॉ को भी इम्पोज कर दिया गया और जलियांवाला बाग जैसा एक्सट्रीम इवेंट भी उसी टाइम पर अकर हुआ था एंड दैट एक्सपोज द ब्रूटल फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस टाइप के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हुए थे वो भी उस टाइम पर अकर हुए थे। साथ में एक्ट ऑफ 1919 भी आया था जिसे मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया और इसके जितने भी प्रोविजंस थे उससे इंडियंस खुश नहीं थे क्योंकि इंडियंस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की। लेकिन ये एक्ट जो था दिस एक्ट फेल्ड टू सेटिस्फाई दैट डिमांड। साथ में हिंदूज और मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी वो भी बढ़ने लग गई। उसके रीजंस थे कि 1916 में लखनऊ सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पैक्ट हुआ जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उन्हें अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने हैं तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच यूनिटी बढ़ानी होगी। साथ में राउलेट एक्ट को भी सारी पार्टीज ने, सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कंडेम किया था, उसकी वजह से भी उनमें यूनिटी आई। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नए नए लीडर्स आ रहे थे दे वर ऑल रेडिकल, यानी दे यूज टू बिलीव इन यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यानी जो पुराने लीडर्स थे दे वर ऑल स्ट्रिक्ट अबाउट रिलीजियस आस्पेक्ट्स, बट नए लीडर्स ने सोचा कि अगर हमें अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है तो वी नीड टू स्टैंड इन यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो दिस वाज ऑल द बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। सो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की थी दैट वाज द अलाई ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वॉर ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्की के अगेंस्ट बहुत ही बैड एटीट्यूड शो किया और उन्होंने टर्की को डिसमेंबर कर दिया और जो उनके खलीफा थे उसको भी पावर से हटा दिया। लेकिन जो खलीफा था यानी जो सुल्तान था टर्की का, इट हैड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, यानी जितने भी मुस्लिम्स थे इंडिया के या फिर पूरे वर्ल्ड के वो टर्की के सुल्तान को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो इसकी वजह से जब खलीफा को रिमूव कर दिया गया तो दे ऑल हैड सिंपैथीज विद टर्की एंड दे वर ऑल एंग्री विद द ब्रिटिशर्स एटीट्यूड। तो इसलिए जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड किया कि एक तो जो खलीफा है उसका कंट्रोल लौटा दिया जाए मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस के ऊपर और खलीफा को सफिशिएंट टेरिटरीज प्रोवाइड की जाएं।
और इसी के लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स विच वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये लीडर्स इन्वॉल्व थे खिलाफत कमेटी में, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस फॉर्म की गई जिसके हेड थे गांधी जी, और जो कि दिल्ली में हेल्ड की गई थी इन नवंबर 1919। और इस कमेटी में, इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जो कांग्रेस है वो सारे कॉपरेशन गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लेगी अगर उसकी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा तो इसमें जो कांग्रेस थी, जो हिंदू लीडर्स थे, उन्होंने भी खिलाफत इशू में पूरा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गांधी जी को लगा था कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उनके पास खिलाफत का इश्यू था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और हिंदूज का इश्यू था कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी। तो इस टाइप के हिंदूज और मुस्लिम्स के दोनों के अलग अलग इश्यूज थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन दोनों को यूनाइट कर लिया जाए तो इंडियंस का बहुत ही अच्छा स्टैंड क्रिएट हो जाएगा अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। So that's how Khilafat movement was started. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट को भी अनल करने से रिफ्यूज़ कर दिया और जितने भी एट्रोसिटीज़ थी पंजाब में उनको भी अमेंड करने के लिए मना कर दिया, और सेल्फ गवर्नमेंट का जो अर्ज थी इंडियंस की उसको भी सेटिस्फाई करने से मना कर दिया। तो ये जो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी डिमांड्स थी इंडियंस की, उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया। तो फिर खिलाफत कमेटी ने 31 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, और कांग्रेस ने भी इस गांधी जी के इस प्लान को सपोर्ट किया और कहा कि जब तक पंजाब और खिलाफत रॉन्ग्स को रिमूव नहीं किया जाता, जब तक स्वराज कंट्री में स्टैब्लिश नहीं होता, तब तक हम इस मूवमेंट को चलाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, ही पास्ड अवे एट दिस टाइम, लेकिन उनकी जगह फिर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल सीन में वो गांधी जी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने ले ली। और इस मूवमेंट में लोगों से बॉयकॉट करने को कहा गया, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, लॉ कोर्ट्स को, फॉरेन क्लोथ्स को, और जितने भी टाइटल्स और ऑनर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कन्फर किए थे उनको भी गिव अप करने को बोला गया, बॉयकॉट करने को बोला गया, और इसकी जगह हैंड स्पिनिंग और हैंड वीविंग को, खादी प्रोड्यूस करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया। और बाद में इस मूवमेंट में गवर्नमेंट सर्विसेज से रेजिग्नेशन को भी इंक्लूड किया गया, और जो भी टैक्सेस इंडियंस पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको भी रिफ्यूज करने को बोला गया। तो इस टाइप के मेजर्स जो हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर लिए गए थे। और यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये हम एक एड था उस टाइम पर, न्यूज़पेपर की एक एड की कटिंग है ये, जिसमें पब्लिक मीटिंग बुलाई गई है और फॉरेन क्लॉथ्स के बॉन फायर के लिए पब्लिक मीटिंग को बुलाया गया है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अकर हुए थे। सारे जितने भी ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उन सब का बॉयकॉट किया गया था। और फिर नॉन कॉपरेशन को फाइनेंस करने के लिए एक तिलक स्वराज्य फंड को भी बनाया गया, जिसमें 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए को इकट्ठा किया गया। उसके बाद नागपुर सेशन हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस की जो कमेटी थी उसको भी रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब कांग्रेस को लीड करने के लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की, विच वाज नोन एज कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसके बाद 1921 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि अब कोई भी मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सर्व नहीं करेगा। तो इस प्रोविजन से हम ये जान सकते हैं, इस इवेंट से हम ये जान सकते हैं कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी पूरा बढ़ चढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। यानी इससे पहले जो भी इवेंट्स हुए थे, जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, उसमें मुस्लिम्स वर सेपरेट फ्रॉम हिंदूज, वो मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे पूरी तरीके से, लेकिन इस मूवमेंट में पहली बार मुस्लिम्स ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्शंस लिए। 1921 के एंड तक जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया एक्सेप्ट गांधी जी। तो गांधी जी के अलावा 3000 लीडर्स जो थे और लोग जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, उनको अरेस्ट कर लिया गया।
लेकिन 1921 में कांग्रेस की जो एनुअल सेशन था अहमदाबाद में, उसमें ये फिर से ये रेजोल्यूशन लिया गया, फिर से ये प्लेज ली गई कि जितने भी सत्याग्रहीज हैं वो नॉन वायलेंट रहेंगे, वर्ड में भी और डीड में भी, मतलब अपने बोलने में भी और कर्मों में भी नॉन वायलेंस शो करेंगे वो इस मूवमेंट के दौरान, और स्वदेशी को अपनाएंगे और सिर्फ खादी पहनेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस टाइप के मेजर्स यूज किए गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और धीरे धीरे मूवमेंट सारी पूरी इंडिया में फैलने लगा। जैसे यूपी में जो जितने भी टेनेंट्स थे उन्होंने इलीगल ड्यूज पे करने से रिफ्यूज कर दिया, जो जमींदार को वो इलीगल ड्यूज इन्हें पे करना पड़ता था उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पंजाब में सिख्स ने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट बनाया, दैट वाज नोन एज अकाली मूवमेंट। हमारे पास यहाँ पर उसकी पिक्चर भी है। और ये मूवमेंट था, जितने भी करप्ट महंत थे गुरुद्वारे में उनको हटाने के लिए इस मूवमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद असम में भी जो टी प्लांटेशन लेबरर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, यानी जितनी भी लीगल डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स की उसके अगेंस्ट असम के टी प्लांटर्स स्ट्राइक पर चले गए। मिदनापुर के जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी यूनियन बोर्ड टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया के जो सारे पार्ट्स थे उन सारे पार्ट्स में ये वाला मूवमेंट स्प्रेड हो गया। लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रोटेस्ट थी उससे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स खुश नहीं थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम जो भी प्रोटेस्ट करें वो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में लिमिट होकर करें। लेकिन इस प्रोटेस्ट में फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट किया जा रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं था। इस वजह से बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया इस टाइम पर, जिसमें इंक्लूड है मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खरपड़े, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट। तो इस टाइप के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था इस टाइम पर। और इसी टाइम पर बहुत सारे इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं वो खोले गए, क्योंकि इंडियन से ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेज को बॉयकॉट करने को कहा गया था। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स खोले गए, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे इंस्टीट्यूशंस को खोला गया। लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस की किसी भी डिमांड को मानने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया था। तो इसलिए 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि वो मास सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे अगर 7 दिनों के अंदर सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया गया और प्रेस पे से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हटाया गया। तो ये गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया था 1 फरवरी 1922 को। लेकिन धीरे धीरे जो चौरी चौरा में 3000 पीजेंट्स थे उन पर पुलिस वालों ने फायर किया, जिसकी वजह से क्राउड जो थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई थी और उन्होंने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसमैन की डेथ हो गई। तो ये ऐसे ही वायलेंस के बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी जगह हो चुके थे कंट्री में। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर ये वाला मूवमेंट जो है वो वायलेंट टर्न ले लेता है तो ब्रिटिशर्स कैन इजीली सप्रेस दिस मूवमेंट, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को रोकने का डिसाइड किया। तो 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाई गई और उसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि जितने भी लॉज ब्रेक करने की एक्टिविटी हैं इस मूवमेंट में उन सबको स्टॉप कर दिया जाए। और गांधी जी ने सारे जो भी नेशनलिस्ट थे उनसे ये गुजारिश की कि वो अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, जैसे चरखा का पॉपुलराइजेशन किया जाए, नेशनल स्कूल को बढ़ावा दिया जाए, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाए। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को उन्होंने बढ़ावा देने को बोला, और जितने भी लॉज ब्रेकिंग थे और बॉयकॉट थे उन्होंने उसको स्टॉप करने को बोला। इस तरीके से चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया गया। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करने का जो डिसीजन था गांधी जी का, उसको बहुत सारे लीडर्स ने कंडेम किया, अपोज किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस टाइम पर जितनी भी पॉपुलेशन थी इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा एजिटेट हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये सही टाइम था उस पॉपुलेशन को यूज़ करने का अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन उसी टाइम पर गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। तो इस ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करने का जो डिसीजन था उसको बहुत सारे लीडर्स ने अपोज किया था।
सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। और हाँ, जो खिलाफत मूवमेंट का इशू था वो भी धीरे धीरे स्टॉप हो गया, क्योंकि टर्की में कमाल पाशा को खलीफा बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जो कमाल पाशा था उसने धीरे धीरे टर्की को मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू कर दिया, और बाद में कैलिफेट को भी रिमूव कर दिया गया। लेकिन तब तक ये वाला इशू बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था। इंडियंस वर नॉट अग्रेवेटेड नाउ अराउंड दी खिलाफत इश्यू। तो इस तरीके से खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड हो गया 1922 में। और अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं इन टॉपिक्स पर बेस्ड। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, और हमें बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो असर्शन स्टेटमेंट है वो है कि जो खिलाफत मूवमेंट था उसने सारे अर्बन मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट में शामिल कर दिया था। और रीज़न वाला स्टेटमेंट है कि नेशनल और खिलाफत मूवमेंट दोनों में ही एंटी इंपीरियलिज्म का जो एलिमेंट था वो डोमिनेंट था। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो जितने भी मुस्लिम्स थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। और हमने ये भी देखा कि नेशनल और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट थे, तो इसलिए इन दोनों मूवमेंट में एंटी इंपीरियलिज्म का एलिमेंट डोमिनेंट था। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। दैट्स व्हाई ए इज द आंसर हियर, व्हिच सेज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द correct explanation of A. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 1996, और इस क्वेश्चन में हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट इज कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। Third, removal of fear of the British might from the minds of the people. And fourth, British government's willingness to grant political concession to Indians. तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कांग्रेस जो थी उन्होंने ही ये वाला जो मूवमेंट मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। दैट्स वाई फर्स्ट इज दी। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि गांधी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, एंड सेकेंड रीजन इज वायलेंस एट चौरी चौरा लेड हिम टू स्टॉप द मूवमेंट। तो इन नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमने उसमें देखा कि 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया था, और जो चौरी चौरा में वायलेंस हुआ था जहां पर पुलिस स्टेशन को जला दिया था लोगों ने, उसी की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट्स व्हाई ए इज द आंसर, इन विच बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज गिवन. So A is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2018, and the question is, in 1920 which of the following changed its name to स्वराज्य सभा। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, और इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1920 में अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख लिया था। तो वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, सेकंड हिंदू महासभा, थर्ड साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, एंड फोर्थ इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग. तो जो होम रूल लीग है उसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1916 में एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने बनाई थी और एक होम रूल लीग बनाई थी तिलक ने. तो जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग थी उसने पूरे इंडिया को कवर किया था, मोस्ट ऑफ द एरिया जो था इंडिया का वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में कवर था. तो दैट्स वाई बाद में एनी बेसेंट वाली लीग जो थी वो ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम से जानी गई. और फिर 1920 में इस लीग ने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख लिया. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
This question came in the prelims of 2005 and the question is, in October 1920, who headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? तो इनमें से कौन से लीडर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी ताशकंद में in October 1920? Our options are H.K. Sarkar, P.C. Joshi, M.C. Chagla and M.N. Roy. Now let's see what is the answer. Answer is option D, that is M.N. Roy. Now let's know more about the Communist Party of India. The Communist Party was formed on 17th October 1920 में ताशकंद में, जो कि अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज हु वर आउटसाइड इंडिया एट दैट टाइम. तो उस टाइम पर जो भी इंडियंस बाहर थे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे अक्टूबर रेवोल्यूशन से, जो कि रशिया में हुआ था, और जो यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी कम्युनिस्ट बेसिस पे, सोशलिस्ट आइडियाज़ पे. तो इन दो आइडियाज़ के बेस पे ये दो चीज़ें हुई थी. इससे जो इंडियंस थे जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और उसी इंस्पिरेशन की वजह से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया. तो 7 लोग थे जिन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया, जिसके हेड थे M.N. रॉय, और अदर मेंबर्स कौन कौन थे? एवलिन ट्रेंट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोज़ा फिटिनगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक एंड आचार्य. तो ये आपको ध्यान में एक बार आप पढ़ लीजिए, इनको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है जैसे कि मोहम्मद अली वर रिलेटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नॉट, और अबानी मुखर्जी वॉज रिलेटेड टू दिस पार्टी और नॉट. तो इस तरीके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन M.N. रॉय जो थे वो हेड थे जिन्होंने इस पार्टी का फॉर्मेशन किया था. लेकिन जो कम्युनिज्म की जो थीम थी वो धीरे धीरे बाहर से इंडिया में भी आ गई, और ब्रिटिशर्स जो थे वो इसको टर्मिनेट करना चाहते थे इंडिया से. लेकिन इंडिया में धीरे धीरे फ्लरिश ही होती गई, टर्मिनेट नहीं हुई. और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 1964 में स्प्लिट कर दिया गया, एंड दी CPI मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1964. और जो CPI-M है वो बिगेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में इन द प्रेजेंट टाइम, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का. तो जो पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कम्युनिज्म का जो आइडिया है वो एक अलग आइडिया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2003 and the question is, when Congress leaders condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the. तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है. जो मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी उसको बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने कंडेम किया था, क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजंस इंक्लूडेड इन दैट रिपोर्ट. तो जो बहुत सारे मॉडरेट्स थे उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया था और एक नई पार्टी बना ली थी. तो इनमें से वो कौन सी पार्टी थी? आवर ऑप्शंस आर स्वराज्य पार्टी, सेकंड इंडियन फ्रीडम पार्टी, थर्ड इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ इज इंडियन लिबरल फेडरेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के नाम से मॉडरेट्स ने पार्टी बना ली थी मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिपोर्ट्स के बाद. तो जो मॉन्टेग रिपोर्ट आई थी 1918 में उसको पब्लिक किया गया था, तो उसमें जो भी प्रोविजंस थे उसके पीछे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. यानी जो मॉडरेट्स थे दे वेलकम दी मॉन्टेग रिपोर्ट, लेकिन जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे दे अपोज्ड इट, क्योंकि जो भी प्रोविजंस आए थे मॉन्टेग रिपोर्ट में दे वर नॉट अडियरिंग टू द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एंड एक्सट्रीमिस्ट वांटेड दी सेल्फ गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे अपोज्ड इट. तो मॉडरेट लीडर्स जो भी थे उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, दैट वाज नोन एज नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया 1919 में. और इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवासन शास्त्री एंड MR जयकर. तो जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, और साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे एग्री किया था सारी पार्टीज ने. तो जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आइडिया था वो भी तेज बहादुर सप्रू ने ही लॉन्च किया था. ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर अमंग द लिबरल्स.
तो अब हमारे पास कीवर्ड है कि हु वर द लिबरल्स। तो जो लिबरल्स थे वो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस को परस्यू करते थे फ्रॉम ब्रिटिश रूल, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी मेथड्स। यानी उनका मेथड था कि हमें इंडिपेंडेंस तो अचीव करनी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करके, ना कि उनके अगेंस्ट लड़ाई करके, उनको डिफाई करके। तो जो लिबरल्स थे वो, उनका गोल तो सेम था एक्सट्रीमिस्ट जैसा ही, लेकिन उनका मीन्स डिफरेंट था। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछा जाता है किसी लीडर का नाम लेके कि ही वॉज द मॉडरेट और ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट, या फिर किसी क्वेश्चन में एज अ ऑप्शन दिया जाता है, तो अब आप उसको पहचान सकते हैं क्योंकि उसके वर्क से, अगर आपको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से आप पता लगा सकते हैं कि दैट लीडर वॉज लिबरल और दैट वॉज रेवोल्यूशनरी। और फिर 1925 में जो भी लिबरल्स थे, जो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन थी, उन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था टू डिमांड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो दैट्स हाउ दिस पार्टी एंडेड। 1919 में फॉर्म हुई थी और 1925 में दिस पार्टी ज्वाइन द स्वराज पार्टी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2004 and the question is, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? तो हमारे पास यहाँ पर 4 लीडर्स का नाम गिवन है, तो इनमें से कौन से लीडर ने स्वराज को कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल की तरह डिफाइन किया गया था? तो हमारे पास जो स्वराज का कंसेप्ट है, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, यानी जो भी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, दैट पॉपुलेशन शुड डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस वुड रूल देम। तो जो सेल्फ रूल का कंसेप्ट है दैट इज स्वराज। तो स्वराज को अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस यानी पूरी तरीके से फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, ये इनमें से कौन से लीडर ने डिफाइन किया गया था? हमारे पास ऑप्शंस हैं मजहरुल हक, सेकंड मौलाना हसरत मोहानी, थर्ड हकीम अजमल खान एंड फोर्थ इज अबुल कलाम आज़ाद। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मौलाना हसरत मोहानी जो थे, उन्होंने ही स्वराज की ये डेफिनेशन दी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जो भी इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं, जो जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी क्वेश्चन में आ सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो आप सारी कवर कर लीजिए कि जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और कोड्स दिए थे, तो उसको भी यूपीएससी एज अ क्वेश्चन पूछ सकती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 1996 and the question is, the Sarabandi no tax campaign of 1922 was led by? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं भगत सिंह, चितरंजन दास, राजगुरु एंड वल्लभ भाई पटेल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। तो जो साराबंदी कैंपेन था उसमें पीजेंट से बहुत ही इलीगल टैक्स लिया जा रहा था, ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स। तो वल्लभ भाई पटेल केम इन फ्रंट एंड ही सेड दैट आई वुड नॉट लेट एनी ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इंडियंस, सो दैट्स व्हाई ही लेड दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के बारे में आपको डीप में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो साराबंदी कैंपेन था वो टैक्स से रिलेटेड था और इसमें जो मेन लीडर थे दैट वाज दी वल्लभ भाई पटेल। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's study about the next topic, that is the Simon Commission. तो जो साइमन कमीशन थी दैट वाज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, उसी को ही साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। और ये ग्रुप था जिसमें 7 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स भी थे। तो हम उनकी पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। दीज 7 मेंबर्स वर दी मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन और चेयरमैन थे इनके सर जॉन साइमन। तो इनकी चेयरमैनशिप में इस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था और दिस कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस पे आपको ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इस
कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी और ये कमीशन 1928 में इंडिया में आई थी। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1927 में हुआ था, लेकिन इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि व्हेन इट अराइव्ड तो इट वाज 1928, और क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन इट वाज फॉर्म्ड तो इट वाज 1927। इस पे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसकी सब एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, दैट वाज क्लीमेंट एटली। हेयर इज द पिक्चर ऑफ क्लीमेंट एटली, और बाद में ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने 1945 से 1951 तक। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी क्लीमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डायरकी वाज द प्रिंसिपल इन विच प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज ट्रांसफर्ड एंड वन वाज रिजर्व्ड। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में जो डिवाइड कर दिया गया था दैट वाज नोन एज डायरकी। और इसी एक्ट में ये भी प्रॉमिस किया गया था कि जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोग्रेस हुई है उस एक्ट के बाद, तो उसको देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी उस एक्ट के 10 साल बाद। तो 1919 के एक्ट के जितने भी मेजर्स थे उनको रिव्यू करने के लिए 1927 में ये वाली कमीशन बनाई गई। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट और अपोज क्यों किया गया। तो मेन रीज़न ये था कि जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, तो दे ऑल वर ब्रिटिश मेंबर्स और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। तो इंडियंस को लगा कि उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट पर और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इंसल्ट है, क्योंकि इंडियंस के लिए लॉ में इंडियंस को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया। और इस साइमन कमीशन को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी और हिंदू महासभा, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको बॉयकॉट किया और अपोज किया। और साइमन कमीशन के अगेंस्ट हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई, मास रैलीज को हेल्ड किया गया, और इस कमीशन को के अगेंस्ट एजिटेशन शो करने के लिए ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस की गई और साइमन गो बैक जैसे स्लोगन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। लेकिन इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फोर्स का यूज़ किया। सारे जितने भी लीडर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया और सीनियर लीडर्स को भी स्पेयर नहीं किया गया। यानी जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत जो कि सीनियर लीडर्स थे, दे वर ऑल्सो बीटन अप इन लखनऊ, एंड लाला लाजपत राय हु वॉज प्रोटेस्टिंग इन लाहौर, ही ऑल्सो सफर्ड द पुलिस बीटिंग, and police beat him so much that he died of his injuries on 17th November 1928। तो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में हुई थी। तो इस तरीके से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटल मेथड्स को अडॉप्ट किया। और नाउ वी विल सी द आउटकम्स ऑफ साइमन कमीशन। तो जो डायरकी का प्रिंसिपल था उसको अबॉलिश करने की बात कही गई और प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए रेकमेंडेशन दी गई। इसमें यह भी रेकमेंड किया गया कि जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको रखा जाएगा, रिटेन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच टेंशन है। तो अगर टेंशन खत्म हो जाएगी तो कम्युनल इलेक्टोरेट को भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। साथ में जो लॉर्ड बर्कनहेड थे उन्होंने ये चैलेंज दिया कि इंडियंस जो हैं उनके बीच इतनी ज़्यादा डिसयूनिटी है और वो इतनी सारी क्लासेस और रिलीजन के बेस पर डिवाइड हैं कि वो एक कॉमन रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, एक कॉमन डिमांड नहीं रख सकते हैं इंडियंस के बिहाफ पर। तो उसी चैलेंज के अगेंस्ट मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया सितंबर 1928 में, जो कि सारी पार्टीज ने मिलकर प्रेजेंट की थी। और इस रिपोर्ट में एडवोकेट किया गया कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाए बेस्ड ऑन कंप्लीट इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमिनियन स्टेटस पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, तो इट वाज इन नेहरू रिपोर्ट इन सितंबर 1928। और साइमन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम ये भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर इस्टेब्लिश की गई, लेकिन सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे एंड नॉट ऑन नेशनल लेवल। So these was all the important outcomes of the Simon Commission, and now we will see the questions based on Simon Commission which came in previous years.
This question came in the prelims of 1998 and the question is Salmon Commission of 1927 was boycotted because first is there was no Indian member in the commission, second it supported the Muslim League, third Congress felt that the people of India are entitled to Swaraj and fourth is there were differences among the members. तो अभी हमने पढ़ा है कि जो साइमन कमीशन थी उसको इसलिए बॉयकॉट किया गया क्योंकि उसमें सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. दैट्स वाई इंडियन सॉ इट इज अ इंसल्ट टू देम and insult to their idea of self-rule. That's why A is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2013 and the question is the people of India agitated against the arrival of Simon Commission because first is Indians never wanted the review of the working of the Act of 1919. Second, Simon Commission recommended the abolition of diarchy in the provinces. Third, there was no Indian member in the Simon Commission. And fourth is the Simon Commission suggested the partition of the country. तो ये भी अभी हमने पढ़ा है कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसी की वजह से इंडियंस ने एजिटेट किया था अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. सो सी इज द आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2010 and the question is with reference to Simon Commission's recommendations which one of the following statement is correct. तो इनमें से कौन सा statement जो है वो Simon Commission की recommendation थी. First is it recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces. Second, it proposed the setting up of inter-provincial council under the Home Department. Third, it suggested the abolition of bicameral legislature at the center. And the fourth is it recommended the creation of Indian Police Service with the provision for increased pay and allowances for British recruits as compared to Indian recruits. तो अभी हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये रेकमेंड किया गया कि जो डायरकी का प्रिंसिपल है जो कि एक्ट ऑफ 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको रिप्लेस किया जाए और उसकी जगह प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लाया जाए. दैट्स वाई A is the answer here. So guys, that was it for today's video. इस वीडियो में हमने 1919 से लेकर 1927 तक के इवेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में उन सबको देखा और हमने देखा कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी टॉपिक से रिलेटेड. अगर आपको किसी भी टॉपिक के मेन फीचर्स पता हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुक्स से कंसल्ट करने की भी नीड नहीं है. सिर्फ एक दो बुक जो बेसिक बुक्स हैं वो आपके लिए इनफ हैं, जैसे एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है, तो उनसे अगर आप पढ़ के और बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इजीली मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है यूपीएससी के पेपर में वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ ही बुक से कंसल्ट करके बार बार उन्हीं को रिवाइज करें. सो इसके आगे के जितने भी इवेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.